चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर है। यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर का नाम है इंटरनल कंट्रोल चेक एंड ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल चेक एंड ऑडिट। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मेरे को कुछ बताना है, ध्यान से सुन लो। क्या है, यहां पर जो इंडेक्स मैंने आप लोगों को शेयर किया है ना, इसकी जो नंबरिंग है और चैप्टर की नंबरिंग मैंने साथ में रखी। इसके पीछे कारण क्या है कि ऑडिट सिर्फ बीकॉम वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऑडिट दूसरे दूसरे स्ट्रीम में भी है। ठीक है, तो मैंने इंडेक्स के हिसाब से चैप्टर नंबर रखा है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है। जैसे यूनिट नंबर 5 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 5 में 19 नंबर का 20 नंबर का टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो मैं वो डाला भी नहीं हूं, मतलब आप लोगों को कराऊंगा भी नहीं क्योंकि है ही नहीं। वैसे ही यूनिट नंबर 2 में जब हम पढ़ेंगे ना, तो यूनिट नंबर 2 में एक टॉपिक आएगा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। मतलब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 से लेकर 10 तक का जो टॉपिक है, सॉरी पॉइंट नंबर 6 से लेकर 9 तक का जो टॉपिक है, ये सिर्फ एक ही चैप्टर के अंदर है। नहीं समझे बात को? तो मैं आप लोगों को अभी एक चैप्टर करा रहा हूं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी इंटरनल कंट्रोल। तो इसके बाद जो टॉपिक कराऊंगा वाउचिंग वेरिफिकेशन, वो एक ही चैप्टर के अंदर क्लब रहेगा सब। तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि इतने सारे टॉपिक है और हमको, मतलब क्या बोल रहा हूं कि इतना सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा ये बोलना है कि इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाउचिंग वेरिफिकेशन, जिसके अंदर ये सब आ जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में बोलूंगा तो सिर्फ यही बस है, 19-20 आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो मैंने जो चैप्टर की नंबरिंग रखी हुई है ना, वो अकॉर्डिंग टू अवर इंडेक्स रखा है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना जो है उसके हिसाब से मैं उतना ही नोट्स प्रोवाइड करूंगा जितना आप लोगों को पढ़ना है, और जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलो, तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 5 इंटरनल कंट्रोल चेक एंड ऑडिट। यूनिट नंबर 2 का है ये चैप्टर नंबर 5 इंटरनल कंट्रोल चेक एंड ऑडिट। ये टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक है, सॉरी इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम है इंटरनल कंट्रोल, दूसरे टॉपिक का नाम है इंटरनल चेक, और तीसरे टॉपिक का नाम है इंटरनल ऑडिट। और अच्छी बात यह है कि इस 3 टॉपिक में सिर्फ इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक से ही क्वेश्चन आए हैं, इंटरनल ऑडिट से क्वेश्चन नहीं आए। तो मैं कराऊंगा तीनों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक बस है। तो चलो, एक इंटरनल कंट्रोल है, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल की मीनिंग। कॉमनली इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट मीन्स एज द सेम थिंग। कॉमनली जनरल भाषा में लोग इंटरनल कंट्रोल को, इंटरनल चेक को और इंटरनल ऑडिट को, तीनों को एक ही चीज मानते हैं। इवन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस ऑफन दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। बिजनेस के फील्ड में भी इन तीनों टर्म्स को, बिजनेस के भी फील्ड में इन तीनों टर्म्स को एक ही माना जाता है। हाउएवर दीज 3 आइटम्स हैव डिफरेंट मीनिंग। ये तीनों आइटम की मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, द टर्म्स इंटरनल कंट्रोल इज वेरी वाइड। द टर्म इंटरनल कंट्रोल इज वेरी वाइड। हम तो अभी स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल, तो पढ़ेंगे हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में। तो फिर उसके बाद इंटरनल चेक भी कराऊंगा और इंटरनल ऑडिट भी कराऊंगा। तो एक इस तरीके का जब भी चैप्टर अगर आपके सामने आया, तो आपको पहले से ही पता हो जाना चाहिए कि टॉपिक जब भी आया ना, जैसे इंटरनल कंट्रोल की बात हो गई, तो इसके ऊपर अगर आंसर आ गया तो क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले ना आपसे क्या पूछेगा, तीनों टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा हूं। सबसे पहले उसकी मीनिंग, तीनों टॉपिक की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स। मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 चीज तो कॉमन रहेगी। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये देखने को मिलेगा आपको। और उसके बाद तीनों का आपस में डिफरेंस, तीनों का आपस में डिफरेंस। जैसे इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक के बीच में क्या डिफरेंस है, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से आप लोगों को इस टॉपिक को कवर कराया जाएगा। तो अपन अभी सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है मीनिंग में, या इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो इसको, कि इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट जो है, नॉर्मली इसको क्या माना जाता है, सेम थिंग मानी जाती है। बिजनेस के फील्ड में भी इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट तीनों की जो मीनिंग है वो अलग अलग है। और इंटरनल कंट्रोल जो है
एज कंपेयर टू इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट बहुत क्या है, वाइड है। वाइड वाइड मतलब ये वाला वाइड, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। चलो अब अपन बात करेंगे डेफिनेशंस की। डेफिनेशन यहां पर तीन डेफिनेशंस है। पहला डेफिनेशन हमेशा क्या करके जाना है आपको, रटना है, ठीक है। डेफिनेशन को समझने जाओगे तो दिमाग घूम जाएगा। इंटरनल कंट्रोल इज वन वेयर इन द अकाउंटिंग वर्क ऑफ द वन एम्प्लॉई is complemented and verified by the work of another employee, both employee working independently and without duplication of each other's work. Internal control is defined as not only internal check and internal audit but the whole system of control, financial and otherwise, established by the management in order to carry the business of the company in an orderly manner to safeguard its assets and secure as far as possible accuracy and reliability of records. Internal control comprises the plan of organization and all the coordinate method and measures adopted within a business to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency and encourage adherence to prescribed managerial policies. Hence, it signifies the whole system of control, financial and non-financial, established by the management to conduct the business efficiently and effectively. सर क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आया। इंटरनल कंट्रोल एक्चुअली क्या है? सबसे पहले एक बात बताओ, कंट्रोल 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 कैसा? इंटरनल कंट्रोल। पहले तो आप इसका मतलब समझो कि होता क्या है। कोई भी बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस के अंदर एक मैनेजमेंट रहता है कि नहीं रहता, बताओ। मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, होते हैं कि नहीं? तो मैनेजमेंट का एक फंक्शन भी होता है कंट्रोल। तो मैनेजमेंट का जो एरिया होता है वो बहुत सारा एरिया होता है। वो फाइनेंशियल एरिया भी होता है और नॉन फाइनेंशियल एरिया भी होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को। नॉन फाइनेंशियल एरिया के कुछ एग्जांपल बता सकते हो और फाइनेंशियल एरिया के कुछ एग्जांपल बता सकते हो? प्रोडक्शन का प्रोसेस अगर बोलूं तो नॉन फाइनेंशियल है। सेल्स अगर बोलूं तो सेल्स से जो रिवेन्यू आ रही है उसकी रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल है। स्टाफ की ट्रेनिंग नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। मतलब मैं कुछ एग्जांपल्स अभी मैंने बोला, तो बहुत सारे मैनेजमेंट के पार्ट्स होते हैं जो फाइनेंशियल भी होते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। तो सभी चीज एज पर प्लान चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। और जो चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो वहां पर क्या लगाया जाता है, कंट्रोल लगाया जाता है। जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में अगर हैंडल ना रहे तो क्या होगा? गाड़ी ऑन कर दो, एक्सीलेटर दबा दो, गाड़ी कहां जाएगी बिना हैंडल के? तो गाड़ी सही डायरेक्शन में जाती है, अपने डेस्टिनेशन में जाती है विदाउट, किसके कारण? आपका पूरा कंट्रोल आपके हैंडलिंग में रहता है। हैंडलिंग के बिना आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो बिजनेस का भी पूरा जो मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है, जो भी पूरा सिस्टम, फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, सब किसके बदौलत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है? कंट्रोल। और कंट्रोल हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक पूरा कंट्रोल वहां पे रहता है। क्लियर है मेरी बात? तो कंट्रोल जो है यहां पर बात किसकी हो रही? इंटरनल कंट्रोल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कंट्रोल की। और अभी हम जो इंटरनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट हम इंटरनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो यही बताना चाह रहा है इन डेफिनेशन में। एक बार वापस से डेफिनेशन पढ़ते, कोई भी एक। इंटरनल कंट्रोल इज वन where in the accounting work of one employee is complemented and verified by the work of another employee, both employee working independently and without duplication of work. Internal control is defined not only internal check, internal audit, but the whole system of control, financial and otherwise. बस इतना ही पढ़ते हैं। देखो यहां पर है ना, जो मैनेजमेंट ने अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने के जो कंट्रोल लगा के रखे हैं, उस कंट्रोल को एक ऑडिटर है ना चेक करने जाता है।
कि भाई वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। अपन ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो ऑडिटर है ना उन कंट्रोल को क्या करने जाएगा, टेस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये एज पर प्लान, एज पर मैनेजमेंट ने जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है वो कंट्रोल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल को लगाया कैसे जाता है, सुनो। मान लो कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उस कंपनी का मालिक एक एक 2-2 रुपए का जो ट्रांजेक्शन है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे, एक एक ट्रांजेक्शन को देखते जाएगा क्या? बड़े बड़े बिजनेस जो आज के डेट पे चल रहे हैं वो सिर्फ किसकी बदौलत चल रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल के बदौलत चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, ऐसा कंट्रोल सिस्टम ही वैसा बनाया गया है कि वहां पे कोई गड़बड़ी का सवाल ही नहीं उठता। जैसे बैंक में बताओ सबसे ज्यादा रिस्की एरिया है कि नहीं बैंक आज के डेट में? रिस्की एरिया क्यों है? क्योंकि पूरा लोगों का पैसा वहीं जमा है, कोई भी आएगा तिजोरी खोलेगा, पैसा ही पैसा। लेकिन बैंक फिर भी सबसे सिक्योर माना जाता है, फिर भी आप वहां जाके पैसा जमा करके आते हो। लेकिन जबकि बोलोगे सबसे खतरनाक जगह वही है, सबकी नजर वहीं पे पड़ी है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सिक्योर वही है। लोग अपना पैसा डाल देते आंख बंद करके। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो सिर्फ ये इंश्योर कराता है कि आपका बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन, आपके बिजनेस के जो भी चीजें सही ढंग से चल रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? मतलब वहां पे प्रोसेस सिस्टम ऐसे लगाए जा रहे हैं जिसके कारण गड़बड़ी होने का कोई चांस ही नहीं होता। तो एक ऑडिटर की अब क्या जवाबदारी है? ऑडिटर जाएगा बेचारा, जो इंटरनल कंट्रोल लगे हुए ना उनको टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि ये सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। मैं गड़बड़ी करके देखेगा जबरदस्ती कि पकड़ में आ रही है कि नहीं। ऑडिटर का यह जवाबदारी है इंटरनल का। आगे पढ़ेंगे हम सारी चीजें। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझाया है, आगे हम पढ़ेंगे तो ऑडिटर की क्या जवाबदारी है वो भी आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो इंटरनल कंट्रोल के कारण ही आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है वो सब चल रहे हैं। तो पहली वाली जो डेफिनेशन है ना, ये क्या बोलना चाह रही, सुनो। जैसे आप लोग कभी चाय पीने गए हो किसी होटल में, जहां टोकन सिस्टम रहता है कि पहले टोकन ले लो फिर मैं आपको चाय दूंगा, वो उनका इंटरनल कंट्रोल है। क्या होता है, किसी बिजनेस में, किसी होटल में भीड़ भड़का ज्यादा हो जाता है ना, तो वही आदमी पैसा काट रहा है और वही आदमी चाय दे रहा है ना, तो गड़बड़ी होने का सवाल ज्यादा है। क्योंकि चाय देने के चक्कर में पैसा लेना भूल जाएगा तो नुकसान किसका है? दुकान वाले का। तो एक गल्ला बना दिया काउंटर, टोकन काउंटर। जाओ भैया पहले ना आप तो क्या करो, वहां जाओ, पैसा कटाओ, टोकन लेके आओ। तो वो आदमी गल्ले में जो बैठा है वो सामने वाले को टोकन तभी देगा जब वो पैसा लेगा। मतलब एक तरफ से वो इंश्योर क्या हो गया, पैसा आ गया। अब सामने वाला टोकन लेके जाएगा चाय वाले के पास, भैया ये टोकन, और टोकन के भी कलर अलग अलग होते हैं। चाय का नीला टोकन, समोसे का लाल टोकन, कई कई लोगों का टोकन अलग अलग रहता है। तो मान लो नीला टोकन लेगा, भैया मेरे को समोसा दो, भैया समोसा देने बोले, नहीं दे, नीला टोकन तो चाय का है। गड़बड़ी होने का सवाल क्या हो जाता है? हाँ, गढ़ कलेवा भी वैसी है। तो ये सब क्या है? सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल। और मालूम है गढ़ कलेवा जो अपन गए थे वो कोई पर्सनल नहीं है, वो मतलब कोई उसका एक आदमी नहीं है, वो एक सोसाइटी बनी है, एक लोगों का समूह है जो मिलके काम कर रहे हैं। तो कौन आदमी है कि हाँ चीला बना रहा है बेचारा, एक जगह फरस सेक रहा है, वो बेचारी वो चटनी वो कर रही है। तो वहां पे पैसे का जो लेन देन हो रहा है, कौन किसके ऊपर नजर रखेगा बताओ ना। अब अपन खाना खाने बैठे थे, वहां पे बोल देते हम तो पैसा कटा के आ गए, तो जैसी थाली दी बोली टोकन दो, तो उसको ये पता चल गया हाँ भाई सामने वाले ने पैसा कटा के आया है। तो ये सब क्या है? इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल से कोई बाहरी आदमी भी गड़बड़ी नहीं कर सकता आके, और अंदर भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है। और एक दूसरे का काम एक दूसरे से चेक भी होता है, नहीं समझे? अब कि दुकान वाले को पूछे, दुकान वाले को जो चाय दे रहा है उसको बोले तू कितनी चाय बेचा आज, ठीक है, तो पूरा टोकन उठा के लाएगा, देखो इतनी चाय बिकी आज। तो टोकन इतने दिखे, तो इसका टोकन को कलेक्ट किए, देखो आज 50 टोकन निकला, तो 50 टोकन के हिसाब से 10 रुपए की एक चाय, तो 500 रुपए गल्ले में पड़े रहना चाहिए। तो गल्ले जो गल्ला संभाल रहा है ना आदमी, वो भी उसमें से पैसा नहीं मार सकता, क्योंकि ये तो 50 टोकन लाके दिखा दिया, तो 50 टोकन के हिसाब से 500 रुपए होना चाहिए। और दूसरा, गल्ले में 500 रुपए है और तेरे पास टोकन कम है, तो भी वहां पे गड़बड़ हुई है। तो इंटरनल कंट्रोल है ना, ऐसे एक दूसरे के काम को क्रॉस चेक भी करवाने में मदद करता है।
तो गड़बड़ी होने का चांस ना के बराबर रहता है। तो ये इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, ये इंश्योर कराता है कौन? ऑडिटर। ऑडिटर जाता है और सब चीज को चेक करता है, क्योंकि छोटी मोटी दुकान की बात करें तो वहां पे इंटरनल कंट्रोल नाम की ज्यादा कोई चीज रहती नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल जब जैसी जैसी बिजनेस का साइज बड़ा होते जाता है ना, वहां पे इंटरनल कंट्रोल होना अनिवार्य है, ठीक है। तो डेफिनेशन में वही सारी चीजें बताने की कोशिश किया है। तो 3 डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग कोई भी 2 डेफिनेशन अपने मन से जो अच्छी लगे वो लिख लेना। नहीं, आंसर में देखो क्या 2 डेफिनेशन लिखे हो ना, तो उसमें आपकी मेहनत दिखती है। अब मैं तो एक बहुत अच्छा सजेशन दूंगा आपको, मैंने इंटरनल कंट्रोल के बारे में इतना कुछ बता दिया है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने मन से एक डेफिनेशन फ्रेम कर देना, नाम किसी अपना काल्पनिक आदमी का नाम डाल देना, चेक करने वाले को नहीं मालूम वो आदमी है कि नहीं और डेफिनेशन कहां से लिखा है। पेपर चेक करने वाले को क्या चाहिए? वो दोनों भाई, उसको डेफिनेशन चाहिए, 2 डेफिनेशन। वो क्रॉस चेक करने जाएगा भी नहीं, वो कौन सी बुक का कहां से खोजेगा। आप अपने मन से एक तो अच्छी वाली डेफिनेशन बना लो, वर्डिंग चेंज कर दो, नाम लिख दो SSR या SS रूप, साई स्वरूप SS रूप लिख दो, क्या दिक्कत है? आप लिख देना V शर्मा तो कौन चेक करने आएगा बताओ मेरे को? ज्यादा आएगा तो G अंबानी लिख के आ जाना, है कि नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है डेफिनेशंस कोई है ना, एक तो सीधी सी बात है डेफिनेशन रट के जाने वाली चीजें है, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रही डेफिनेशन और आपको उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो अपनी वर्ड के फ्रेम कर लो 2-4 लाइन और नीचे नाम चिपका दो 1-8 कोई भी अच्छा वाला। कौन जान के देख रहा है, कौन क्रॉस चेक कर रहा है, ठीक है। हाँ, तब आप थोड़ा बहुत नाम अपने मन से डाल सकते हो। देखो इनका जो नाम है ना, ये तो मतलब एकदम भाई इन लोग ऑथर है और इन लोगों ने पूरी रिसर्च की हुई है और इनके नॉलेज के हिसाब से डेफिनेशन आई है। अब इनकी डेफिनेशन याद है, एकदम वर्ड टू वर्ड याद है, तो नाम को लिखना सही जरूरी है। अब आप जब वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद कर सकते हो तो नाम भी याद रख सकते हो। और नाम याद है, डेफिनेशन याद नहीं है, तो वो भी मत लिखना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन वो थी ही नहीं, है ना। तो आप डेफिनेशन लिख दो, अगर याद आ रही है, नाम याद नहीं आ रहा है तो अपने मन से कोई एक आठ अच्छा नाम लिख देना, जो लगना चाहिए पढ़ा लिखा आदमी का नाम है करके, ठीक है। फिर हाँ, इंस्टीट्यूट की अगर कहीं से डेफिनेशन आ रही है तो उसमें किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं चलेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर कोई डेफिनेशन दे रही है, जैसे यहाँ पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए 1948 ने डेफिनेशन दी है, तो भाई ये रिकॉर्डेड है सब जगह, इसको आप लोग लिखना ही मत, सबसे अच्छा ऑप्शन है, और लिखोगे तो एकदम एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को अब ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से क्लियर है इंटरनल कंट्रोल क्या है। अब आगे क्लासिफिकेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और दूसरा होता है अकाउंटिंग कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का सिंपल सा मतलब है अटेंडेंस, देखो कहीं पे अटेंडेंस थंब वाला, तो वो भी क्या एक प्रकार का इंटरनल कंट्रोल है। उसमें कोई फाइनेंस लेन देन कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वहां पे एक स्टाफ की क्या वहां पे रिकॉर्ड की जाती है अटेंडेंस, कि स्टाफ टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, पूरा ऑटोमेटिक वो पूरा एक बन जाता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब जो नॉन फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो कंट्रोल होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, और दूसरा अकाउंटिंग कंट्रोल जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं ना, उसको एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रिलेट्स प्राइमरली टू ऑल कंट्रोल established to ensure adherence to managerial policy and promotion of efficient conduct of business। मतलब ऐसे कंट्रोल, एडहेरेंस वर्ड कहीं भी आएगा ना तो अकॉर्डिंग टू होता है उसका मतलब ना, ऐसे कंट्रोल जो स्टैब्लिश किए गए हैं कि जो काम किए जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसी के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, और वो एफिशिएंटली कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये यहां पर बताने की कोशिश किया है, ठीक है। वापस से पढ़ते एक बार। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रिलेट प्राइमरी टू ऑल कंट्रोल्स established to ensure the management policies and promotion of efficient conduct of business।
दिस कंट्रोल इंक्लूड्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या क्या आता है? कंट्रोल रिलेटेड टू बजटरी सिस्टम, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एटसेट्रा। ये कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के एग्जांपल्स हैं। पहला क्या एग्जांपल था? बजटरी सिस्टम, दूसरा एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, तीसरा क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट एटसेट्रा। अब अकाउंटिंग कंट्रोल में क्या आता है? अकाउंटिंग कंट्रोल्स आर कंसर्न विद सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स की सुरक्षा करना, प्रिवेंशन एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सॉरी, प्रिवेंशन ये प्रिपरेशन हो गई, मैं वर्डिंग यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिपरेशन होगा। प्रिपरेशन एंड कंप्लीटनेस of accounting records and this timely preparation of reliable financial information। ठीक है, एंड ये दिस नहीं आएगा यहां पे, एंड द टाइमली प्रिपरेशन ऑफ। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस लिए लगाया जाता है? कि बिजनेस जो है वो ठीक ठाक फंक्शन कर रहा है कि नहीं, इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए ये वाला कंट्रोल क्यों लगाया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये इंक्लूड करता है बजटरी सिस्टम, मतलब कंट्रोल रिलेटिंग टू बजटरी सिस्टम, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, है ना। और अगर मैं बात करूं इसकी अकाउंटिंग कंट्रोल की, तो अकाउंटिंग कंट्रोल बेसिकली किसके लगाया जाता है? सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। और दूसरे किस लिए लगाया जाता है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करने के लिए, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीटली बन रहा है कि नहीं वो भी देखने के लिए, और टाइम से बन रहा है कि नहीं वो भी देखने के लिए। मतलब यहां पर तीन चीजें हो रही है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करना, कंप्लीट बनाना, मतलब पूरा बनाना, आधा अधूरा नहीं, और दूसरा टाइम से बनाना। ये तीन चीजें इंश्योर कराता है अकाउंटिंग कंट्रोल। तो आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल समझ में आ गया। तो आपका जो आंसर रहेगा ना इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपके कॉमन आंसर का पार्ट बनेगी। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप लोग एक बार इसको अभी तुरंत के तुरंत क्या कर लो, रीड कर लो। और क्या समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, मेरे को बताओ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। एक बार पढ़ो। पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, सुनो। वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज। इंटरनल कंट्रोल का पहला कंडीशन ये होता है कि भाई जो काम है ना, कोई एक ही आदमी को पूरी हर काम की जवाबदारी मत दो, अलग अलग काम को तोड़ के अलग अलग आदमी को दे दो। देयर मेथड ऑफ डूइंग वर्क शुड बी क्लियर, उनके काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्लियर। रिलेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट शुड बी क्लियर, हर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस में, तो हर डिपार्टमेंट का आपस में कैसा रिलेशन है वो भी एकदम क्या क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड बी क्लियर, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म समझते हो ना, अथॉरिटी सबसे पहले ऊपर मैनेजर, इसके नीचे कौन, इसके नीचे कौन, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्म मतलब क्या, स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वर्क प्लानिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी क्लियर, जो काम करती है उससे रिलेटेड जो प्लान बनाती है इंस्टीट्यूशन वो भी क्या होना चाहिए, क्लियर। वर्क परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय शुड बी एग्जामिन, जो वर्क जो काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉय, उसको क्या किया जाना चाहिए, एग्जामिनेशन। स्टैंडर्ड ऑफ वर्क शुड बी डिटरमाइंड, जो भी काम किया जाना चाहिए तो उसका एक अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए।
ठीक है, वो बिलो स्टैंडर्ड अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल उसको करेक्ट करो, उसको अप टू स्टैंडर्ड लेकर आओ। एक्चुअल वर्क शुड बी कंपेयर्ड विद वर्क स्टैंडर्ड। अब मैनेजमेंट ने, इंस्टीट्यूशन ने, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक स्टैंडर्ड बना के रखा है एम्प्लॉय लोगों के लिए कि आपको ये काम करना है, ठीक है, और जो एम्प्लॉय एक्चुअली काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड से एक्चुअल का क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। एक्चुअल वर्क शुड बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड वर्क। इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वर्क एंड स्टैंडर्ड वर्क इट शुड बी रेक्टिफाइड। अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या किया जाना चाहिए, रेक्टिफाइड। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है मान लो, वहां पे बोला गया एम्प्लॉय लोगों को कि भाई जो भी आप खर्चा करते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो खर्चे के लिए पहले आप अपने जो अकाउंट ऑफिसर है उसका अप्रूवल लेना जरूरी है आपके लिए। अप्रूवल मतलब आपको जाके उससे साइन कराना है और कागज में लिखवाना है कि हाँ आपको इतना पैसा मिला और आप इस चीज के लिए खर्चा कर सकते हो। तो वो अप्रूवल नहीं देगा तब तक आप उस चीज के लिए पेमेंट नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते। तो ये स्टैंडर्ड बनाया गया। अब वो एक्चुअली वो काम हुआ कि नहीं, वैसे उसी प्रोसेस से हुआ कि नहीं, तो वो चेक करना है, और नहीं हुआ है तो उसको क्या किया जाना चाहिए, रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। ऐसी गड़बड़ी बार बार नहीं होनी चाहिए। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट प्रिवेल्ड इन द इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टडीड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इंटरनल कंट्रोल के अलावा अगर इंस्टीट्यूशन में इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट भी अगर काम कर रहे हैं तो उसको भी क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी इवेलुएटेड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैनेजमेंट लोगों का जो लेवल है, मैनेजमेंट जो काम कर रहा है उसको भी क्या किया जाना चाहिए, इवेलुएट करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी एनालाइज्ड। मतलब कम्युनिकेशन चैनल होता है, कौन किसको गाइड कर रहा है, कौन किसको ऑर्डर कर रहा है, तो उसको भी क्या करना है, एनालाइज करना है। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल। तो ये रटने की जरूरत नहीं, 2 बार 3 बार रीड करोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट। पहला, प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साउंड प्रैक्टिस एंड हेल्दी ट्रेडिशन, क्वालिटी पर्सनल, सिस्टम ऑफ अथोराइजेशन ऑफ एंड रिकॉर्ड प्रोसीजर। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर एज फॉलोज। Plan of organization. There should be an appropriate plan and structure of the organization for internal control. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश या इंप्लीमेंट करने जा रही है तो उसका एक अप्रोप्रिएट प्लान होना चाहिए और उसका एक अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। There must be proper division of work, there must be proper division of various functional responsibilities. जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, डिवीजन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या जाती है, अथॉरिटी भी जाती है, पता है आप लोगों को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी शुड बी टेकन अप विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द पर्सन कंसर्न शुड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी इंसान को, आपके यहाँ जो काम कर रहा है, तो आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कोई चीज की और उसको उस काम करने की अथॉरिटी नहीं दी है तो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जवाबदारी भी दो और उसको अधिकार भी दो। अधिकार मतलब पावर भी दो काम करने का, सो दैट द पर्सन कंसर्न शुड बी इफेक्टिवली एफिशिएंटली डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लो भैया को मैंने बोला, प्रभु भैया है, मैंने उनको बोला कि भैया यहां पर जो भी बच्चे बैठते हैं वो हल्ला नहीं करने चाहिए। तो मैंने उनको क्या बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया ध्यान रखना बच्चे, जवाबदारी दे दी है। अब मैं उनको अथॉरिटी नहीं दे रहा हूं कोई चीज का, तो वो काम अपना कर नहीं पाएंगे। मैं बोलूंगा भैया अगर कोई बच्चा हल्ला करके दिखा, ठोक देना उसको। ठोक देना मतलब मार देना, भगा देना घर, उसको उसके माँ बाप को फोन कर देना। ये क्या है, अथॉरिटी भी दी है, तो वो अपना काम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये तो मैं एक एकदम छोटा सा एग्जांपल लिया। अब आप इस चीज को बड़े लेवल पर भी सोच सकते हो। जैसे किसी को भी कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो ना, तो उसको साथ में क्या देनी पड़ती है, अथॉरिटी। तब वो दोनों मिला के उसका दोनों का कॉम्बिनेशन का एक अच्छा आउटकम निकलता है। साउंड प्रैक्टिसेस एंड हेल्दी ट्रेडिशन फॉर अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द वर्क शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट नो सिंगल पर्सन इज अलाउड टू हैंडल द वर्क, द एंटायर वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है ना,
वहां पर ये सिस्टम रखना ही नहीं कि एक ही आदमी को शुरू से लेकर आखिरी तक का काम करने दिया जाए। अगर वही इंसान शुरू से लेकर आखिरी तक का काम करेगा मतलब आपके यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है। ठीक है, वही लिखा है, फॉर अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम द वर्क शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर, इस तरीके से अपने काम को ऑर्गेनाइज करो कि कोई भी सिंगल आदमी को पूरा काम करने के लिए उसको काम दो ही मत, शुरू से लेकर आखिरी तक का काम को तोड़ दो, इतना काम आपका, इतना काम आपका, इतना काम आपका, शुरुआत कोई करेगा अंत कोई करेगा। ठीक है, द वर्क शुड बी सो डिवाइडेड दैट वर्क ऑफ एम्प्लॉय इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वर्क ऑफ अनदर एम्प्लॉय। इन अदर वर्ड्स the work should be divided in such a manner that one employee is automatically work of one employee is automatically checked by the work of other employee। जिससे मैंने वो टोकन वाला एग्जांपल दिया था। क्वालिटी पर्सनल, द पर्सनल मतलब जो काम कर रहे हैं लोग, द पर्सनल अपॉइंटेड शुड हैव ऑल क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट एंड पोसेस गुड मॉरल कैरेक्टर। this is possible only when there is a good system of recruitment, selection and training। जिस इंसान को आप अपने काम पर रख रहे हो, जिस एम्प्लॉय को रख रहे हो, वो दिमाग से भी, दिल से भी और अपने मॉरल कैरेक्टर से भी क्या होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और आगे तो ये कभी पॉसिबल है जब आपके यहाँ जो एचआर एजेंसी है, जो एचआर काम कर रही है आपके यहाँ पे, जो एक रिक्रूटमेंट का काम कर रही है, वो एक अच्छी सिस्टम है। वहां पर एचआर में भी इंटरनल कंट्रोल होगा। इंटरनल कंट्रोल मतलब कोई भी एम्प्लॉय को लगेंगे रखेंगे तो उसका क्वालिफिकेशन चेक करना है, उसको इतनी ट्रेनिंग मिनिमम है, इतना एक्सपीरियंस, तो ये सारी चीजें चेक करके ही किसी का रिक्रूटमेंट होगा। तो एचआर का जिम्मेदारी है अब यहाँ पर। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल पूरे बिजनेस में किसी एक जगह लगाया जाता है कि पूरे हर एरिया में लगाएगा? परवेसिव होता है। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? परवेसिव मतलब उस पूरा हर जगह वो फैला हुआ रहता है। सिस्टम ऑफ ऑथोराइजेशन एंड रिकॉर्ड प्रोसीजर, द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंश्योर्स proper review and authorization of all transactions before they are entered in the books of account। System of authorization and record procedure, the system of internal control ensures proper review and authorization of all transactions before they are entered in the books of account। Document pertaining to each transaction should contain signature of the authorized person। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो बारूद फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, अभी गुप्ता जी करके मैंने कॉल नहीं आया था जिसका, तो वो है ना वहां पर काम करता है बारूद फैक्ट्री में। तो वो वहां पर है ना सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर समझते हो? बारूद में जो जो केमिकल्स और जो जो मटेरियल डलते हैं ना, वो आते हैं वहां पे। तो मेरा जो दोस्त है उसका काम है कि गाड़ी आई तो जो जो उन्होंने ऑर्डर किया था तो एज पर ऑर्डर आया कि नहीं, ये सब चेक करना। ठीक है, अब मतलब जो गाड़ी आई मतलब वो जो बारूद फैक्ट्री उसने परचेज किया मटेरियल, तो मेरे दोस्त को क्या काम दिया गया, गाड़ी आई तो उसको चेक करना है। ठीक है, मटेरियल को देखना है कि भाई उतना उतना है, क्वांटिटी वांटिटी पूरा चेक करना है, कांटा कराना है, कांटा मतलब गाड़ी का वेट कराना है। ये सब कराने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड वो कलेक्ट करना है, कंट्रोल मतलब कलेक्ट करना है। फिर यहां पर एक अकाउंटेंट को बैठाया गया है, तो कागज वागज इकट्ठा करते तक की जवाबदारी किसकी? अब ये कागज जाएगा किसके पास? अकाउंटेंट के। अब अकाउंटेंट क्या करेगा? परचेज की एंट्री मारेगा अपने सॉफ्टवेयर में। तो परचेज की एंट्री मारने के पहले, बुक्स ऑफ अकाउंट में उन कागज को चढ़ाने के पहले, मेरे दोस्त के बीच में और वो अकाउंटेंट के बीच में एक आदमी को और बैठा दिया गया कि भाई ये कागज जो आया ना, तो पहले इसको मैनेजर से क्या कराना पड़ेगा? सील सिक्का साइन लगवाओ। ठीक है, साइन वाइन कराने के बाद वो कागज किसके पास जाएगा? अकाउंटेंट के पास, तब ये एंट्री करेगा। अब इसके पास मान लो कागज आ गया और उसमें सील साइन नहीं लगा है तो एंट्री नहीं करेगा। आगे बात समझ में? तो यही सिस्टम ऑफ ऑथोराइजेशन एंड रिकॉर्ड प्रोसीजर पढ़ के देखो क्या बोलना चाह रहा है। द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंश्योर्स प्रॉपर रिव्यू एंड ऑथोराइजेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिफोर दे आर एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू ईच ट्रांजेक्शन शुड कंटेन सिग्नेचर ऑफ ऑल ऑथोराइज्ड पर्सन। क्लियर है? चाहे वो परचेज की बात करो, चाहे सेल की बात करो, चाहे बिजनेस में होने वाले किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन की बात करो। तो हमने अभी क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला क्या होता है? प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा साउंड प्रैक्टिस एंड हेल्दी ट्रेडिशन,
उसके बाद क्वालिटी पर्सनल, और उसके बाद सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्ड प्रोसीजर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब समझते हो ना, उद्देश्य, क्यों लगाया जाता है, कारण क्या है। टू फॉलो द पॉलिसी एंड प्रोसीजर लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का काम क्या है, पॉलिसी प्रोसीजर बनाना, तो उसको क्या करना है, फॉलो करवाना है। तो बिना इंटरनल कंट्रोल के नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को तो पहले पॉइंट पॉइंट पढ़ लो, अंदर का अपने मन से लिख सकते हो। तो मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसी और प्रोसीजर लेड डाउन मतलब बनाए गए हैं या फॉर्मुलेट किए गए हैं, उनको क्या करवाना, इंप्लीमेंट करवाना या फिर फॉलो करवाना। ये इंश्योर कौन कराता है, इंटरनल कंट्रोल। सेफ गार्डिंग एसेट्स, बिजनेस के अंदर बहुत सारे एसेट्स है, जैसे कैश भी एक प्रकार का एसेट है, तो उसका सेफ गार्डिंग कराना। सेफ गार्डिंग मतलब, जैसे कल की बात बताऊं, कल की से एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आप लोग बैठे थे, मैं बोला मैं घर जा रहा हूं, तो टैब यहां पर रखा था। तो टैब मैं यहां पर, जब क्लास में कोई नहीं होता है, क्योंकि देखो टीवी कोई उठा के नहीं ले जाएगा, फिक्स्ड है, ठीक है, ये कंप्यूटर को उठा के नहीं ले जाएगा, लेकिन ये जो है ना, क्या है, कोई भी उठाया कहीं रखा पता नहीं चलेगा। तो ये चीज को मेरे को किसी ना, अब मेरे को बच्चों के ऊपर भरोसा है, तो मेरे को हैंड ओवर करके जाना है। हैंड ओवर मतलब आपको जवाबदारी देके जा रहा हूं, आप रखो अपने पास, ठीक है। आप जाओगे तो किसी और को हैंड ओवर करके आना। तो मैं बोला था 4 बजे प्रभु भी आ जाते हैं, तो आप जाओगे तो उनको देकर जाना, ठीक है। अब वो आएंगे, तब तक आप रुके थे या जो भी है, जैसा भी है। तो यहां पर एसेट्स को सेफगार्ड कराने के लिए मैंने क्या छोटा सा लगा दिया, कंट्रोल। अगर मैं ऐसे छोड़ के चले जाता तो आप लोग बोलते सर हमको आप बताए नहीं थे, प्रभु ये बोलते क्या मालूम बच्चे लोग बैठे थे, कुछ भी हो सकता है। तो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ता है, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। उसके लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। अब इंटरनल कंट्रोल का काम क्या होता है, जो ट्रांजेक्शंस चल रहे हैं वहां पर किसी प्रकार का फ्रॉड और एरर तो नहीं है, उसको प्रिवेंट करना। प्रिवेंट मतलब होने से रोकना, अगर हो गया है तो उसको क्या करना, डिटेक्ट करना। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो साल भर ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो साल के आखिरी में हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट चाहिए रहता है, बैलेंस शीट चाहिए रहता है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब और बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो उसका टाइमली प्रिपरेशन को एंश्योर कराता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा है तो आपको पता ही नहीं कितनी सारी गड़बड़ियां हो गई। अब कितनी सारी गड़बड़ियां हो गई पता नहीं, लास्ट में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठोगे तो देखोगे अरे ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, तो गड़बड़ी सुधारने में आपका समय निकल जाएगा। और इंटरनल कंट्रोल अगर सही रहेगा ना, तो आपको जाओगे ना तो ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। मालूम है हम लोग बैंक ऑडिट में जाते हैं, 1 हफ्ते का रहता है बैंक ऑडिट, मात्र स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं उसको। 1 हफ्ते में बैंक में बताओ कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे, और कितना करोड़ों रुपया जमा भी हुआ है, निकला है, बैंक ने लोन दिए हैं, बहुत सारा लेन देन हुआ है। लेकिन हम जाते हैं सिर्फ 1 हफ्ते में पूरा ऑडिट करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पूरा पूरा बैंकों के किसके ऊपर भरोसा है, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। बैंक का इंटरनल कंट्रोल तगड़ा है ना, ये किसी को गड़बड़ी करने नहीं देगा। अगर यहाँ पे लिखा है कि बैंक के पास अभी लॉकर में 50 लाख पड़ा है, उसके रजिस्टर में दिख रहा है 50 लाख में इतनी 500 वाली नोट है, इतनी 200 वाली नोट है, इतनी 100 वाली नोट है, इतने के सिक्के हैं, तो हम लोग एक एक तो गिनने नहीं बैठते। बस हम लोग क्या करेंगे, एक गड्डी उठाएंगे, ऐसे एक फॉर्मेलिटी रहती है, बस गिन के से देखना। क्योंकि हमको मालूम है कि जिस सिस्टम से पैसा आया है और जिस सिस्टम से उसमें रिकॉर्डिंग हुई है, जिस सिस्टम से हुआ है, मतलब पूरा एकदम एक्यूरेट, एक एक ठोक नोट का हिसाब है उसमें। अरे बात समझ में, क्योंकि गिनती भी किससे हुई है, मशीन से हुई है, तो वहां पे कोई सवाल ही नहीं बनता। अब बैंक बेचारा ऑडिटर जाएगा, नोट गिनने बैठ गया तो हो गया काम। तो मेनली क्या होता है, ऑडिटर लोग जाते हैं ना, लोन फाइल को ज्यादा देखते हैं कि भाई आपने लोन वोन ऐसा तो कोई नहीं दे दिया है कि जो अनऑथोराइज्ड है, ऐसा लोन तो नहीं दे दिया कि भाई आपके ब्रांच की लिमिट कम थी और आपने ज्यादा का लोन दे दिया है, और ज्यादा का लोन दिया तो भाई आपने ऊपर से अप्रूवल लिया कि नहीं, ठीक है। ऐसे लोन बताओ जो एनपीए में चले गए, क्योंकि एनपीए की रिपोर्टिंग में ना बैंक मैनेजर लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो हम लोग है ना ज्यादा चेक नहीं करते जब बैंक ऑडिट में जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमको पूरा पूरा है ना टाइम, हमको जो उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने का जो इंटरनल कंट्रोल लगा है, हम उसके ऊपर बहुत रिलाई करते हैं कि सही बना होगा, गड़बड़ी होने का चांस ना के बराबर रहता है।
एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड। इंटरनल कंट्रोल और क्या इंश्योर कराता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, वो करेक्ट भी है और पूरा भी है, कंप्लीट भी है। तो इसके अंदर चार चीजें आती है। द इंफॉर्मेशन इन द रिकॉर्ड्स आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब आपका जो इंटरनल कंट्रोल जिस सिस्टम से काम कर रहा है, वो जो रिकॉर्ड बना के दे रहा है आपको, जो उसका आउटपुट है, वो एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से तो है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, वहां पे इंटरनल कंट्रोल लगाया गया है, अभी वर्तमान में जीएसटी चल रहा है और वो निकाल के देता है वैट का डेटा। अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 23-24, वो डेटा निकाल के देता है 22-23 का। तो सही है क्या, एप्लीकेबल लॉ जो अभी चल रहा है करंट में, उसी के ही इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए ना। तो ये बताएगा द इंफॉर्मेशन इन द रिकॉर्ड्स आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, ये चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल। असिस्ट द मैनेजमेंट इन मेकिंग क्रिटिकल डिसीजन, मैनेजमेंट को क्रिटिकल डिसीजन लेने में क्या करेगा, मदद करेगा। एनेबल मैचिंग ऑफ ऑल रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन हुए और उसके डॉक्यूमेंट है उनका क्या कराना, मैचिंग कराना। देयर इज नो एरर एंड फ्रॉड एग्जिस्ट, कि जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें किसी भी प्रकार का एरर और फ्रॉड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इजी लग रहा है टॉपिक, ये यूनिट नंबर 2 में आता ही है क्वेश्चन इसका। इंटरनल कंट्रोल आएगा नहीं तो इंटरनल चेक आएगा, कंफर्म है। फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल फॉर्म्स बोल सकते हैं या फिर मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ इंटरनल कंट्रोल या स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एरिया, फॉर्म्स, स्कोप। तो सबसे पहले क्या लिखा है, कैश कंट्रोल। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल। तीसरे नंबर में क्या लिखा है, एम्प्लॉय रेम्युनरेशन। उसके बाद क्या लिखा है, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्या है, स्टॉक मेंटेनेंस। उसके बाद क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या है, कंट्रोल ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर। उसके बाद क्या है, कंट्रोल ऑन लाइबिलिटीज और कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। इजी इजी है, ओवरलोड तो नहीं हो जा रहा है। These forms are discussed below। सबसे पहले कैश कंट्रोल, नाम पढ़ के लग रहा है कि भाई कैश की जो रिसिप्ट हुई होगी आपके बिजनेस में, कैश की जो पेमेंट हुए होंगे आपके बिजनेस में, और कैश का जो बैलेंस बचा होगा आपके पास, उससे रिलेटेड जो कंट्रोल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैश कंट्रोल। देखो नीचे भी वही लिखा है, कैश कंट्रोल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला क्या है, रिसीविंग कैश, पेमेंट ऑफ कैश और कीपिंग द कैश बैलेंस। एक बार रीड कर लो। इट इंक्लूड सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल फॉर रिसिप्ट, पेमेंट and balance cash held. There may be internal control relating to safeguard of cash। internal control, कैश कंट्रोल क्यों लगाया जाता है, ताकि जो कैश को उसको क्या किया जा सके, सेफगार्ड कर किया जा सके, टू अवॉइड इट्स मिस अप्रोप्रिएशन। द सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय चेक इज द बेस्ट एंड एट ऑल लेवल ऑफ बिजनेस। अगर पेमेंट आप चेक से कर रहे हो तो सबसे बेस्ट सिस्टम है वो, क्योंकि उसमें पूरा एक एक चीज का हिसाब आ जाता है। और जो कैश कंट्रोल है उसका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रिसीविंग, पेमेंट और बैलेंस। कैश कंट्रोल समझ में आया। उसके बाद जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल। जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूड्स अ प्रॉपर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एडिक्वेट सुपरविजन, गुड एफिशिएंट स्टाफ, मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग ऑल द स्टाफ। अंडर इट an adequate system of flow of information to the management should also develop through statements submitted by the supervising staff. Healthy staff relations should be maintained to ensure more efficient and effective working। ये तो थोड़ा सा इमोशनल बातें किया है कि भाई जहां पर आप काम कर रहे हो, जहां पर जिनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर और एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए, एडिक्वेट सुपरविजन होना चाहिए, स्टाफ लोग क्या होने चाहिए, गुड और एफिशिएंट होने चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप, स्टाफ लोगों के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए, हार्मोनियस होना चाहिए, मतलब मिलनसार, लड़ाई झगड़ा करने वाले स्टाफ नहीं होना चाहिए। अंडर एडिक्वेट सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट शुड बी ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू स्टेटमेंट सबमिटेड बाय सुपरवाइजिंग स्टाफ। मतलब ऐसा कोई स्टाफ जो सुपरविजन का काम कर रहा है, तो उसके द्वारा जो दी जाने वाली इंफॉर्मेशन है वो कहां तक जाती है, मैनेजमेंट तक जाती है। तो उसके बीच में जो फ्लो है वो भी सिस्टम क्या होना चाहिए, एडिक्वेट। ठीक है, उसके बाद हेल्दी स्टाफ रिलेशन शुड मेंटेन टू इंश्योर मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग।
ये थोड़ी सी इमोशनल बातें किया है। उसके बाद एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। अगर बिजनेस में एक एम्प्लॉय है, दो एम्प्लॉय है, तो उनकी सैलरी कैलकुलेट करना कितना आसान काम है। लेकिन सोच के देखो, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जहां पे हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो कौन कितना छुट्टी ले रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कब ज्वाइन किया, कौन कब काम छोड़ा, उसका पूरा हिसाब किताब रखना कितना समस्या वाला काम है बताओ। तो उसके पूरे उस सिस्टम को पूरा कंट्रोल करने के लिए एक होता है, उसको बोलते हैं पेरोल। क्या बोलते हैं? पेरोल। पढ़ते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स कंट्रोल ऑन पेरोल ऑफ एम्प्लॉइज, रेम्यूनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर रेम्यूनरेशन। बस एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन से रिलेटेड पेरोल का हिसाब किताब रख लो। पेरोल में सारी चीजें आ जाती है, छुट्टी कितना लिया, ज्वाइन कब किया, छोड़ के कब गया, ठीक है, कब लेट आया, कब एक आप छुट्टी मारा, हर चीज इसमें आ जाता है। ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। ट्रेडिंग बेसिकली रिलेटेड किससे है? परचेज से और सेल से। These pertains to purchase return, sales return. In purchase, effective procedure should be laid down for acquisition and handling of goods and accounting techniques adopted for such goods. The entire system of control should be kept strictly under regulation, review and constant check. ठीक है, तो ये ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन बेसिकली गुड्स परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल से रिटर्न, इससे रिलेटेड कंट्रोल। स्टॉक मेंटेनेंस किससे रिलेटेड है? अब स्टॉक तीन टाइप का होता है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश्ड गुड्स का। तो उनसे रिलेटेड जो कंट्रोल होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक मेंटेनेंस का कंट्रोल। प्रॉपर अकाउंटिंग शुड बी मेंटेन्ड ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड टू द स्टोर एंड अगेन फ्रॉम स्टोर टू द प्रोसेसिंग पार्ट शुड बी मेड अंडर द एफिशिएंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं सुनो। मान लो एक फैक्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए काहे की जरूरत चाहिए? काहे की जरूरत रहती है? मटेरियल की। तो मटेरियल कहां पड़े रहता है? स्टोर में। तो ये फैक्ट्री है। अब स्टोर के पास मटेरियल कहां से आएगा? परचेज डिपार्टमेंट वाला खरीद के देगा तब स्टोर में आएगा, और परचेज डिपार्टमेंट वाला किससे खरीदेगा? सप्लायर से। अब फैक्ट्री को मटेरियल की जरूरत है तो वो बोलेगा स्टोर में भैया मटेरियल भेजो, तो इसको कागज भेजेगा, रिक्विजिट भेजेगा कि मेरे को इतना इतना मटेरियल चाहिए। अब स्टोर वाला देखेगा कि भाई इतना मटेरियल पड़ा है, खत्म होने वाला है, तो स्टोर वाला किसको बोलेगा? परचेस मैनेजर को कि मेरे को खरीद के दो सामान। अब परचेस मैनेजर भी आंख बंद करके मटेरियल खरीद के नहीं देगा कि भाई झोला उठाया टमाटर खरीद के लाया 2 किलो, ऐसा वाला नहीं सिस्टम है। वो परचेस मैनेजर क्या करेगा? सप्लायर्स लोगों को बोलेगा कि हमको पहले हमारा ये रिक्वायरमेंट, हमको कोटेशन दो। कोटेशन को फाइनलाइज करेगा, फाइनलाइज करने के बाद वो एक कोटेशन को फाइनल करेगा, फाइनल करने के बाद ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद सप्लायर से क्या आएगा? मटेरियल इसके पास आएगा। अब मटेरियल जब इसके पास आएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट उठा के उसको गोडाउन में नहीं रख देते, क्वालिटी चेक करते हैं कि एज पर कोटेशन मटेरियल आया कि नहीं, दिखाया कुछ और था और दे कुछ और दिया, तो क्वालिटी चेक वाला अप्रूव करेगा, तब परचेज डिपार्टमेंट वाले को क्वालिटी चेक वाला बोलेगा हाँ भैया जो मटेरियल आया ना एज पर अवर कोटेशन है, इसको पेमेंट कर दो, तब वो पेमेंट करेगा। अब इसके पास मटेरियल आया तो अब इसको भेजेगा। अब इसके पास जो मटेरियल काम प्रोडक्शन हुआ जो बच गया तो उसको वापस इसको भेजेगा। तो ये पूरा जो कंट्रोल सिस्टम चल रहा है यहाँ पे सब अलग अलग आदमी अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई है उनको, ठीक है। तो इस तरीके का स्टॉक से रिलेटेड मेंटेनेंस रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट शुड बी केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट चेक एंड सुपरविजन। प्रॉपर अथोराइजेशन शुड बी गिवन फॉर सैंक्शनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। There may be cases of collusion with the contract and proper safeguard should be exercised at all stages. क्या होता है, जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स या बड़े बड़े कंपनीज होती है ना, तो वहां पे हर काम मालिक नहीं करता, उसके नीचे के लोग करते हैं। अब बोला गया कि भाई आपको आपके ऑफिस के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर का जो लेने जा रहा है, कंप्यूटर खरीद के आएगा, तो बताओ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि एसेट खरीद रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। तो इसको लेकर आए तो इसको प्रॉपर क्लासिफाई करो पहले कि ये एसेट्स में रख रहे हो कि उसमें डाल रहे हो रिवेन्यू में, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लिखा है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट शुड बी केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट चेक, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर खरीद के लाए तो क्या अपने मन से खरीद के लाया क्या आदमी? नहीं, पहले ऊपर से क्या लिया होगा? अप्रूवल लिया होगा। अप्रूवल लेने के बाद उसके पास फंड आया होगा, फंड लाने के बाद फिर वहां से क्या किया होगा? परचेज किया होगा। अब यहां पर इंटरनल कंट्रोल ये भी चेक करेगा कि भाई किसी का आपस में क्या है, साठ गांठ तो नहीं है।
कंप्यूटर ही नहीं खरीद रहे हैं, पैसा आ गया, कंप्यूटर खरीद लिए, पैसा गायब, पैसा अंदर ना कंप्यूटर आया। तो ये सब इंटरनल कंट्रोल इंश्योर कराता है कि सही में ये चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो वाकई में एसेट आई है कि नहीं। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंट्रोल, देयर दीज कवर सच measures and authorization record of all transaction including the maintenance of record of investment held and safeguarding document of title, control on debtors and creditors. It is also necessary to keep control on credit sale, credit purchase, payment received and cash payment made in cash, discount allowed to debtors and discount received from creditors. Otherwise there may also be the chance of fraud. एक मिनट ना, हेलो, हाँ हाँ क्लास चल रही है, हाँ बना लो। Otherwise there may be also the chance of fraud. For this separate department should be established such as cash department, purchase department, sales department, correspondence department, credit sale collection department, क्रेडिट परचेज डिपार्टमेंट और पेमेंट डिपार्टमेंट। सोच लो, कैश सेल्स और कैश परचेज, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज से रिलेटेड हर चीज के लिए डिपार्टमेंट अलग अलग, क्योंकि एक ही आदमी को अगर सब काम कर दे दिया जाए ना, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा वो। कंट्रोल ऑन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी है ना दो टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड इन लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स में थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म होगा ना, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, लॉन्ग टर्म लोन्स। देयर मे बी मोर चांसेस इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स in comparison to short term loans. Hence there should be control over long term loans as well as short term loans. It is necessary to keep control on the amount of loan, authority to take loan, loan taking policies. मतलब लोन भी ले रही है अगर कोई संस्था तो कितना लोन ले रही है वो भी चेक करो, लोन लेने की अथॉरिटी थी कि नहीं इसको भी देखो, और लोन ले रही है तो लोन लेने से रिलेटेड क्या पॉलिसीज है वो भी देखो। लोन लेना है तो कितना लेना है, किससे लेना है, कि इस रेट से ज्यादा में मिलेगा तो नहीं लेना, पॉलिसी भी चेक कर लो। और कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कीप कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस of the business. There must be authorization for incurring expenses. There should also be appropriate base for the allocation of capital expenditure and revenue expenditure. Otherwise, there may also be the chance of an embezzlement of cash. मतलब खर्चे जो हो रहे हैं ना, तो खर्चे में पहले तो उससे ऊपर कंट्रोल लगा दो। कंट्रोल मतलब चेक करो कि भाई खर्चे जो है अथोराइज्ड है कि नहीं, बिना अथोराइजेशन के कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है, उस आदमी को पावर ही नहीं है खर्चा करने का और बिना अथोराइजेशन के खर्चा कर रहा है। दूसरा, खर्चे जो हो रहे हैं उसको प्रॉपर एलोकेट करो कि वो कैपिटल नेचर का है कि रिवेन्यू नेचर का है, और ये नहीं करोगे तो वहां पे बहुत बड़ा चांस है पैसे के घपले का। ठीक है, तो ये कंट्रोल आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो टोटल कितने टाइप के कंट्रोल देखे हमने, 10। पहला क्या था, कैश कंट्रोल। दूसरा क्या था, जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल। तीसरा क्या था, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन क्या होता है, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन में पूरा कंट्रोल पेरोल के ऊपर रहता है। ये वर्ड याद रखना, पेरोल। पेरोल देखो, एम्प्लॉइज जो लोग काम कर रहे हैं उनको रेम्यूनरेशन देना है। ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जहां बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो आप कैसे मॉनिटर कर पाओगे कौन कब आया, कौन कब छुट्टी मारा, कौन कितने बजे आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन कब ज्वाइन किया, कौन कब नौकरी छोड़ के गया। पता चल रहा है कि आपने कंट्रोल लगाया नहीं, नौकरी छोड़ के चले गया, उसको 2 महीने एक्स्ट्रा सैलरी चली गई, आपको पता ही नहीं नौकरी छोड़ डाला वो आदमी। अगर बहुत सारे लोग हैं तो की बात कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है, तो एक पेरोल नाम का सिस्टम होता है। पेरोल नाम का सिस्टम है ना, पूरा एक एक चीज का मेंटेनेंस करता है कि वो आदमी कब आया, कब नौकरी ज्वाइन किया, कितने बजे रोज आता है, कितने बजे रोज जाता है, कब वो छुट्टी लेता है, कब वो नौकरी छोड़ के गया। तो हर चीज का पूरा रिकॉर्ड कहां मेंटेन होता है, पेरोल में। तो पेरोल में अगर आप इंटरनल कंट्रोल लगा दोगे ना, तो ये सारी चीजें सिस्टमेटिक हो जाएगी, वहां पे गड़बड़ होने का चांस कम हो जाएगा। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट, these cover such measure as authorization, recording of all transaction including maintenance record of investment held and safeguarding document of title। जैसे मान लो कोई बिजनेस है, इस बिजनेस के पास मान लो एक्स्ट्रा फंड पड़ा है,
तो एक्स्ट्रा फंड पड़ा है तो अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, तो एक्स्ट्रा फंड को बिजनेस क्या कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी। तो इन्वेस्ट कहाँ करना है, कितना करना है, कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करेगा कौन, उसके लिए अथॉराइजेशन है कि नहीं। अब इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आए हैं कि नहीं, जैसे एफडी कराओगे तो बॉन्ड आएगा, तो वो सबका कंट्रोल लगाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें 10 प्रकार के कंट्रोल है। तो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, स्टॉक मेंटेनेंस, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल ऑन डेटर क्रेडिटर, कंट्रोल ऑन लायबिलिटीज और कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, बस इसका हेडिंग पढ़ेंगे, अंदर अपन ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से फैक्टर ऐसे जो अफेक्ट करते, इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट करेगा किसको, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, जितना बड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां का इंटरनल कंट्रोल उतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां का इंटरनल कंट्रोल उतना स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट लीडरशिप। मैनेजमेंट लीडरशिप, जो लोग मैनेजेरियल पोजीशन में काम कर रहे हैं उनकी लीडरशिप भी अफेक्ट करती है इंटरनल कंट्रोल को, कि उसकी इच्छा शक्ति कितनी है कंट्रोल को लगाने की। मान लो मैनेजर ही नहीं चाह रहा है कि वो इंटरनल कंट्रोल अच्छे से चले, तो वहां पे वो गड़बड़ी कर सकता है कि नहीं। तो मैनेजमेंट की लीडरशिप भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और तीसरा है पर्सनल। पर्सनल, जो लोग काम कर रहे हैं, एक तो संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो। ये तीन चीजों के कारण इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो इसको एक बार रीड कर लेना अंदर के टेक्स्ट को, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लिमिटेशन क्या है, महंगा सौदा, हाई कॉस्ट, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर। भाई कितना ही कंट्रोल लगा दो, अगर इंसान से गलती तो होनी है, तय है। पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर, पोटेंशियल ऑफ कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब, हाँ पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन। पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन मतलब मिली भगत। अब पूरे एम्प्लॉय लोगों ने ठान लिया है, जैसे चाय दुकान में कैशियर और चाय देने वाला दोनों आपस में सांठ-गांठ कर लिए, देख भाई मैं टोकन इधर कम दूंगा तो तू इधर टोकन कम लेना, तो अपन बाद में गले से इतना रुपए मार लेंगे। तो दोनों का अगर मिली भगत हो गया तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डप हो जाएगा। ठीक है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अब जिसको अथॉरिटी दी गई है वो अपनी अथॉरिटी का अगर मिसयूज करेगा तो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहां पे इनइफेक्टिव हो जाएगा। इनएडिक्वेसी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना कभी कभी इनएडिक्वेट हो जाता है कहीं कहीं पे, क्योंकि कोई चीजें वो इलॉजिकल बता देता है। जैसे इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन बिजनेस of the business entity and its economic environment. Example of some such changes include opening of new branches, takeover or merger with other companies, dropping or adding new department of or product. There is generally a time lag between occurrence of such changes and adoption of control procedure to the new environment. During such period, the control may become inadequate. क्या हो रहा था मालूम है, एकदम मेरा मतलब देखा हुआ है। एक कंपनी है रायपुर की, नाम नहीं बताऊंगा, और एक कंपनी है बेंगलोर की, बहुत बड़ी कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। तो रायपुर की जो कंपनी है ना, जिम इक्विपमेंट्स में काम करती थी, ठीक है, उसका नाम था SR, उसका फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। और ये वाली कंपनी का नाम है CS। ठीक, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, रायपुर बेस्ड कंपनी है। अब इसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, जिम इक्विपमेंट्स, और ये पूरा स्पोर्ट्स का ही काम करती है ना। तो अब ये जो काम करती है ना, जिम इक्विपमेंट भी एक प्रकार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो ये इसको 100 करोड़ रुपए देके क्या कर ली, टेक ओवर कर ली। ये एक्चुअल मेरा दोस्त यहाँ काम करता था, बाद में फिर क्या हुआ, जब जैसे ही टेक ओवर कर रहा था किया ना, तो ये मेरा दोस्त है, इसका एम्प्लॉय ना रह के फिर वो कहाँ का एम्प्लॉय बन गया, यहाँ का। लेकिन ये पूरी प्रोसेस में ना कम से कम 6 महीने का टाइम गैप आ गया। तो उस 6 महीने में ना इधर उसको टाइम के लिए पूछा जाता था, क्योंकि यहाँ का मालिक सोचता था कि यहाँ जा रहा होगा टाइम से, और यहाँ का मालिक सोचता था कि वो यहाँ जा रहा होगा। 6 महीने बैठ बैठ के पैसा खाया, मतलब वर्क फ्रॉम होम किया है। पहले यहाँ का काम करता था 9 बजे, मतलब 9 बजे जाना रहता था, यहाँ पे 10 बजे 11 बजे अपनी मर्जी से जा रहा है।
कभी तो जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे उसका जैसे ही ऐसा हुआ ना, तो जब कोई कंपनी एक दूसरे को कंपनी, तो इस बीच में टाइम गैप आ जाता है, तो यहाँ का कंट्रोल यहाँ तक शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम आ जाता है ना, तो ये बीच में ना एक लूप होल निकल जाते हैं बहुत सारे। तो वही बताना चाह रहा है कि इनएडुकेसी मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, नए प्रकार के बिजनेस आ रहे हैं, ब्रांचेस खुल रही है, नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वहां पर इंटरनल कंट्रोल जल्दी जल्दी स्टेब्लिश लगाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनएडिक्वेट हो जाता है कभी कभी। पुराने कंट्रोल नए चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसके बाद मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही अगर लग गई मैनिपुलेशन करने में, तो फिर इंटरनल कंट्रोल वहां पे इनइफेक्टिव हो जाते हैं। अगला टॉपिक इसके बाद क्या आता है, इंटरनल चेक।